तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग नए जोश और नए जुनून के साथ में शुरुआत करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का पहला नंबर एक्सरसाइज, यानी कि ये कहें कि भूगोल हम लोग शुरू करने वाले हैं, ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं। अब की बार 90 पार आएगा। टोटल वीडियो अगर मेरा देखते हैं तब एकदम टोटल वीडियो देखिए, वन शॉट में इसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिलने वाला, फुल चैप्टर आपको मिलेगा वन शॉट में। क्लियर। चलिए, इसलिए आप लोग बिल्कुल दिल थाम करके अपने सीट का बेल्ट बिल्कुल बांध लीजिए, क्योंकि धमाल मचने वाला है, भूकंप आने वाला है, एकदम बिल्कुल पूरा के पूरा आपका सीट डोलने वाला है, आप एकदम बिल्कुल थरथरा के कांपने वाले हैं, गिरने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल बांध के चलिए। चलिए, अगला नंबर में हम लोग देखेंगे क्या है। पहले ये जाने कि भूगोल के पिता कहते किसी है, तो भूगोल के पिता हम लोग हिकेटियस बोलते हैं। किसे बोलते हैं? हिकेटियस को बोलते हैं। भूगोल के पिता हिकेटियस जो ये हैं, हिकेटियस, इन्हें हम भूगोल के पिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूगोल के पिता हिकेटियस को बोलते हैं। आगे हम लोग अगर जाने तो इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का उपयोग किया। कहता है कि इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम ज्योग्राफी का प्रयोग किया, ज्योग्राफी शब्द का यूज किया। ज्योग्राफी शब्द में जो है ये बिल्कुल भूगोल यानी कि भूमि के गोल के बारे में आपको बताता है, इन्होंने के बारे में, यानी कि इन्हीं के बारे में जानेंगे, ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी जो इनके जन्मदाता कौन है, जिसका जनक हम लोग बोलते हैं, हिकेटियस को बोलते हैं। आगे अगर बात करें तो यूनान के विद्वान, यानी कि यूनान के विद्वान जो वैज्ञानिक है, जिनका नाम क्या है? पाइथागोरस। जिनका नाम क्या है? पाइथागोरस, जो हम लोग को मैथ में भी पढ़ना पाइथागोरस पर में। वैसे ही एक पाइथागोरस जो है, इन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है वो चपटी नहीं है, वो चपटी नहीं है। यानी कि ये तो नहीं बोले कि ये गोल है, लेकिन ये भी नहीं बोले कि ये चपटी है। इन्होंने बोले कि ये चपटी नहीं है। चपटी का मतलब एक सभी लोग को पहले पता था कि भूगोल जो है बिल्कुल चपटी है। जब हम लोग आगे जाएंगे तो कई दूर आगे जाने के बाद, अनंत तक जाने के बाद, हमारा पृथ्वी है जो कि नीचे की तरह, खाई की तरह है। जाएंगे नीचे गड्ढे में गिर जाएंगे, खाई में गिर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे पृथ्वी हमारा बिल्कुल गोल है। हम लोग बिल्कुल पूरे गोलाकार सतह पे हम लोग सफर कर सकते हैं, बिल्कुल परिक्रमा कर सकते हैं। चलिए आगे कहता है कि भूमि गोल, यानी कि भूगोल संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन किया गया। भूगोल में हम लोग पूरे पृथ्वी के बारे में वर्णन करेंगे। अब इसके बारे में ये जानेंगे कि हमारा जो भूगोल है ये किसे कहते हैं। देखिए, भूगोल क्या होता है, जो हम लोग परिभाषा के साथ में जानेंगे। भूगोल हम एक एक बात समझाएंगे। कहता है कि भूगोल ऐसा शास्त्र है, भूगोल जो है ऐसा शास्त्र है जिसमें पृथ्वी की ऊपरी स्वरूप मतलब ये समझिए कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपरी वाला जो भाग, जिसको भूपर्पट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूपर्पट्टी। ऊपरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? भूपर्पट्टी बोलते हैं। तो बिल्कुल एक समझिए कि पृथ्वी के ऊपरी भाग, जिसे हम लोग भूमि के ऊपरी स्वरूप कहेंगे। कहता है कि ऐसा शास्त्र, भूगोल ऐसा शास्त्र है जिसमें पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्रकृति विभागों का मतलब ये समझिए कि इसका प्रकार, क्या समझ सकते हैं? प्रकार, यानी प्राकृतिक प्रकार के बारे में बात कर रहा है। अब प्राकृतिक प्रकार कौन कौन हो सकता है? जो देखिए, पहाड़ हो सकता है, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, वन आदि, ये सारे प्राकृतिक चीज है। तो प्राकृतिक चीज का प्रकार है, ये सभी को सम्मिलित करके हमारे पृथ्वी पर ये सारे के सारे चीज है। और इसके ऊपरी भाग में, पृथ्वी के सबसे ऊपर वाले भाग है, ऊपर वाले स्वरूप है, ऊपरी स्वरूप है। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं, यानी भूगोल कहलाता है। या डायरेक्टली कह सकते हैं कि हमारे पृथ्वी के सबसे ऊपर वाले जितने चीज है, यानी कि झील, झरना, समुद्र वगैरह, इन सभी चीज के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं, यानी भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। यानी पूरे पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही हमारा भूगोल कहलाता है। पूरे पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहेंगे? भूगोल कहलाता है। एक बात में आपको याद रखेंगे। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है ये सुनेंगे। हमारे संसाधन के बारे में याद रखिए। सबसे पहले हम लोग संसाधन पढ़ना है, तो हम अपने पृथ्वी के संसाधन के बारे में जानेंगे। संसाधन आखिर है क्या? तो संसाधन आप अगर इसे नजरअंदाज करते हैं, अगर कुछ देर के लिए हाइड करते हैं, तो आप ये समझेंगे संसाधन जो हमारे या किसी भी मानव को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने वाले जितने सारे वस्तुओं का यूज करते हैं, वे सभी के सभी संसाधन है। जैसे हमारा जो पेन है ये संसाधन है, हमारा बोर्ड है ये भी संसाधन है, हमारा मोबाइल तक संसाधन, ये कॉपी किताब, जितने हम लोग जो खाना खाने के लिए गिलास, थाली वगैरह यूज करते हैं, ये सारे के सारे संसाधन में यूज होते हैं। यानी जो चीज को हम यूज करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? संसाधन बोलते हैं। यानी कि आपको बोले कि मोबाइल जो होता है एक संसाधन होता है, तो हमारा मोबाइल जो है एक संसाधन, क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में इसे
यूज कर रहे हैं अपने कई सारे आसान कामों के लिए, जैसे पढ़ने में भी आसान करता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं मोबाइल से, तो ये हमारे पढ़ने के लिए साधन हो गया। साथ में कोई कोई किसी को अगर हाल चाल पूछने के लिए अगर बात करता है तो वो उसके लिए संसाधन। जैसे अगर कोई अगर देखिएंगे तो कोई बात करता है कि मेरे बाबू ने खाना खाया, तो ये भी एक इस प्रकार से क्या है, एक संसाधन होता है। क्या होता है? संसाधन होता है। कहते हैं ना कि मोबाइल इस प्रकार के इतना बड़ा संसाधन है कि इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि मोबाइल के बारे में कि लोगों इतने गरीब हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं, उसके पास खाने के लिए आटा नहीं हो सकता। आटा वो नहीं कि आटा अगर एक दिन और आ जाए, खत्म हो जाए, तो उसका दिन चल सकता है, वो चावल खा के गुजारा कर लेंगे, वो एक आध कोई चीज दूसरा चीज खा करके गुजारा कर लेंगे। लेकिन मोबाइल में अगर डाटा ना रहे तो एक सेकंड उसका रहना मुश्किल हो जाता है, बेचैनी छा जाता है। और जो 1.5 GB के रिचार्ज करते हैं वो अगर खत्म हो जाता है तो 15 यानी कि 1 GB की अलग से रिचार्ज कराते हैं, 2 GB की अलग से रिचार्ज कराते हैं कि हमारा डाटा खत्म ना हो पाए। तो ये चीज है, क्योंकि अब तो देख रहे हो कि बिल्कुल सबका रील पे दिल लग गया है, सबके कहीं इस पे रील पे दिल लग गया। तो बिना मोबाइल के तो वैसे भी जो रील बना रहे हैं वो भी, और जो नहीं बना रहे हैं वो भी, सबको इसी पे मन लग गया है। तो ये चल रहा है। चलिए, तो इसलिए मोबाइल जो हो गया संसाधन के में आता है। तो देखिए, हम आपको ये बताएंगे कि संसाधन जो है, ये संसाधन के महत्व के बारे में जानेंगे। तो संसाधन उपयोग में आने वाले, मानवों का उपयोग में आने वाले, जो हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोगों को उपयोग में आने वाले प्रत्येक वस्तु, जितने वस्तु का हम लोग यूज करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संसाधन। जैसे भूमि हो गया, क्या हो गया? भूमि हो गया। ये भी हो गया, बेंच होता है, कुर्सी होता है। ये मोबाइल के साथ साथ आप कह सकते हैं बस, ट्रक, टेम्पू, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, ये सारे चीज आपका होता है जो संसाधन में आते हैं। यानी पेट्रोलियम, कोयला वगैरह जितना होता है, सारे के सारे संसाधन में आएंगे। अब जानेंगे कि भूमि हो गया, मृदा हो गया, जल हो गया और खनिज होते हैं, ये भौतिक संसाधन। या कह सकते हैं आप कि जितने निर्जीव होते हैं, कौन? निर्जीव चीज वस्तुएं होती हैं, वो सारे वस्तुओं को हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक संसाधन बोलेंगे। और जिसमें जीव होता है, जो सजीव के अंतर्गत आते हैं, वो सारे को हम लोग क्या बोलेंगे? जैविक संसाधन बोलेंगे। जैसे वनस्पति हो गया, वन्य जीव हो गया, जलीय जीव आते हैं, सारे के सारे क्या आते हैं? ये सारे के सारे जैविक संसाधन में आते हैं। और आपको ये बात बता दें कि जो मनुष्य होता है वो सबसे बड़ा संसाधन में आता है, बहुत बड़ा। यानी सबसे बड़ा संसाधन, जितना संसाधन है उन सभी संसाधनों में मानव सबसे बड़ा संसाधन आता है। मनुष्य है वो सबसे बड़ा संसाधन के अंतर्गत आता है। ऑब्जेक्टिव में अगर एक नंबर के अगर आए तो बिल्कुल याद रखिएगा कि सबसे बड़ा संसाधन मानव है, मनुष्य है। सबसे बड़ा संसाधन कौन है? मनुष्य है, यानी कि मानव है। क्या है? मानव है। तो ये आपका भौतिक संसाधन हो गया, जो आपका खेत हो गया या कोई खनिज वगैरह हो जाए, पानी जल वगैरह हो जाए, ये आपका क्या है? भौतिक संसाधन। और अगर पेड़ पौधा की बात किया जाए, पर्यावरण वाला जो चीज, जो जंगल वगैरह की बात किया जाए, या जंगली जीव की, या मछली जो जलीय जीव है, इन सारे की बात किया जाए तो ये जैविक संसाधन है, जिसमें जीव प्राणी है, इसमें है जीव है, प्राणी है, तो इसको हम जैविक संसाधन कहेंगे। आगे एक बात और जो सबसे वीवीआई में हम लोग रखेंगे, और बिल्कुल वीवीआई में जो सबसे लास्ट नंबर में दिख रहे हैं, ये आपका है क्या? कि प्रसिद्ध भूगोल के वैज्ञानिक, भूगोल के विज्ञान, जो भूगोल विज्ञान के भूगोल के विद्वान जो है, इन्होंने, जिसका नाम है जिमरमैन, क्या नाम है? जिमरमैन। इन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन जो है वो होते नहीं है, क्या होते हैं? बनते हैं। तो एक बात बिल्कुल याद रखेंगे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये मोस्ट वीवीआई में किसने कहा था? जिमरमैन ने कहा था। किसने कहा था? जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। क्लियर? तो इसे वीवीआई में याद रखेंगे। चलिए, अगला नंबर में हम लोग देखेंगे, अगला पेज में देखेंगे। अगला पेज में क्या है जो सुनिए, संसाधन के वर्गीकरण। संसाधन के वर्गीकरण यानी कि बंटवारा, संसाधन कितने प्रकार के बांटा गया है, कितना भाग में बांटा गया है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, संसाधन कई रूपों में बांटा गया है, यानी कई चीज के आधार पर भी बांटा गया है। तो ये हम लोग जानेंगे कि संसाधन कई चीज के आधार पर बांटा गया है, कैसे बांटा गया है, ये सुनिए। सबसे पहले हम लोग ए में जानेंगे कि उत्पत्ति के आधार पे संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ये अजीब लिखा है, अजैव है। क्या है? अजैव संसाधन। यानी पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, यानी संसाधन उत्पत्ति के आधार पे संसाधन दो प्रकार के हैं। उत्पत्ति के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। उत्पत्ति के मतलब उत्पन्न लेना, उत्पन्न यानी कि जन्म लेना। उत्पन्न के मतलब क्या होता है? जन्म लेना। तो ये समझेंगे कि उत्पन्न मतलब होता है जन्म, यानी कि उत्पत्ति होता है उत्पन्न लेना, यानी कि जन्म लेना। तो उत्पत्ति के आधार पे होता है जैव और अजैव कैटेगरी में, दो कैटेगरी में बांटा गया है, दो भाग है, दो प्रकार है।
क्लियर। चलिए, यानी कि पैदा ले रहा है, तो पैदा लेने के आधार पे जो जीवों से पैदा लेता है उसे जैव संसाधन, और जो निर्जीव से पैदा लेता है, जन्म लेता है, उसे निर्जीव संसाधन, अजैव संसाधन कहते हैं। ये परिभाषा में हम आगे बताएंगे, थोड़ा सा आगे आगे हैं। अब दूसरा नंबर क्या कहता है जी, सुनिए, कहता है उपयोगिता, जिसको उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। अब यूज करने के आधार पे संसाधन को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में, जिसे हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय के कैटेगरी में रखते हैं। 2 कैटेगरी में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय में, यानी कि दोनों के याद रखेंगे, और ये आप मोस्ट वीवीआई में रखेंगे। कौन? उपयोगिता के आधार पे संसाधन नवीकरणीय और अनवीकरणीय, यानी 2 भाग में है, तो इसे हम एमवीवीआई में डालेंगे। क्या डालेंगे? एमवीवीआई। एमवीवीआई कह सकता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि मोस्ट वीवीआई है, यानी कि मोस्ट वीवीआई बहुत ज्यादा जरूरी। ये अक्सर हाँ आपको आते रहता है, क्योंकि इस दोनों को समझने में लोगों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा पैदा होता है, तो कंफ्यूजन होते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को ज्यादा डालते हैं। साथ में आपका नीचे वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो वीवीआई में रखेंगे। ये लास्ट वाला जो है इसे भी क्या रखेंगे? वीवीआई में रखेंगे। और बाकी ये सब हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, तो इन सब के बारे में भी जानेंगे, कि ये नहीं जानेंगे तो ये दोनों साथ समझ में आपको ना आए, या आगे की चीज आपको समझ में ना आए, इसलिए इसको जानना जरूरी है। और ये आपका मोस्ट वीवीआई, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, इसके बारे में पढ़ना हम लोग को ज्यादा है, जरूरी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में ये भी है जो हमारे यूज के लिए है, तो इसलिए जरूरी है। साथ में इसके बारे में भी जानेंगे कि हम लोग कैसे यूज करते हैं। कहता है स्वामित्व के आधार पे, अब स्वामित्व मतलब मालिकाना होता है बाबू। स्वामित्व मतलब क्या होता है? मालिक होता है, कि मालिक के आधार पे, इसके मालिक के आधार पे, यानी किसका ये है, किसी के मालिक मतलब समझ रहे ना, ये बपौती है, यानी कोई कहता है कि इसका मालिक तुम हो, तुम्हारा बपौती है, तुम्हारा बाप का है, तो इस तरह से अगर कहता है तो स्वामित्व के आधार पे कह रहा है कि तुम बताओ कि किसके आधार पे तुम्हारे बाप के है, बपौती तुम्हारा किसके आधार पे है कि तुम्हारा बाप के है, तुम बताओ, सबूत दिखाओ, तो उसके आधार पे हम लोग जानेंगे। तो एक 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ये भी आपको समझाएंगे हम आगे। और यहाँ पर देखते हैं विकास के आधार पे। अब विकास मतलब यह समझिए कि किसी का नाम विकास नहीं है, यहाँ पर विकास मतलब ग्रो करना, ग्रोथ करना, यानी वृद्धि करना होता है। विकास का मतलब क्या होता है? विकास करना, यानी ग्रो करना, वृद्धि करना होता है, तो वो विकास। तो अगर आप वृद्धि करने के आधार पे ये संभावी, विकसित, भंडार और संचित, ये 4 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में बांटा गया है? 4 प्रकार में बांटा गया है। और देखिए ये याद रखेंगे, अगर कोई विकसित होता है, इसी के आधार पे कोई देश अगर विकास अगर बढ़ता है, तो इसी के आधार पे होता है। ग्रो इसी के आधार पे करता है कि हमारा देश पिछड़ा है कि आगे निकल गया है, तो इसी के आधार पे। इसके बारे में हम भी जानेंगे, आगे चर्चा करेंगे। पहले हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं। पहले देखिए क्या है, कहता है कि संसाधन के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हम लोग? संसाधन के प्रकार। अब संसाधन के प्रकार में हम लोग जानेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति मतलब जब बताया कि क्या होता है? जन्म होता है। क्या होता है? जन्म होता है, या उत्पन्न होता है। उत्पन्न, उत्पन्न यानी उत्पन्न ले रहा है, जन्म ले रहा है। क्या हो रहा है? जन्म ले रहा है, उत्पन्न ले रहा है। और उत्पन्न के आधार पे, यानी कि पैदा होने के आधार पे, ये संसाधन जो है 2 प्रकार के हैं। संसाधन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। उत्पन्न होने के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। तो यहां समझेंगे कि कौन कौन संसाधन? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब बात समझिए, जैव संसाधन, अगर इसको हम नजरअंदाज करते हैं कुछ देर के लिए, आप इसको नहीं देखते हैं, तब बताते हैं क्या कि जैव संसाधन किसे कहेंगे? जैव संसाधन वैसा संसाधन जो सजीवों से प्राप्त होता है, जैव संसाधन कहते हैं। और वैसा संसाधन जो निर्जीवों से प्राप्त होता है, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। क्लियर? अब देखेंगे परिभाषा यहाँ पर। जैव संसाधन ऐसे संसाधन, जैव संसाधन ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जन्म यानी उत्पत्ति जैव मंडल से होती है, जीवों से होता है, सजीवों से होती है, उसे जैव संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। अब जैव संसाधन में क्या होता है? मनुष्य। बताए, मनुष्य सबसे बड़ा संसाधन में आता है। संसाधन में मनुष्य है जो सबसे बड़ा संसाधन आता है, तो इसे बिल्कुल याद रखेंगे। साथ में वनस्पति, मत्स्य, पशुधन और अन्य प्राणी जो होते हैं, सारे के सारे जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि मनुष्य, मछली और वनस्पति, ये सारे के सारे क्या आते हैं? ये सारे जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इसे कहेंगे जैव संसाधन। जैव संसाधन,
क्लियर। अब दूसरा नंबर जानेंगे अजैव संसाधन। अजैव संसाधन के बारे में अभी बताए कि जो निर्जीवों से प्राप्त होता है उसे अजैव संसाधन कहते हैं। परिभाषा समझेंगे कि निर्जीव वस्तुओं के समूह को, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं, या अजैव संसाधन जो होता है निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होता है अजैव संसाधन कहलाता है। जैसे में चट्टान, धातु एवं खनिज, चट्टान, धातु एवं खनिज। ये आपका चट्टान दिखाई दे रहा होगा, गिट्टी बालू वगैरह ये सब होता है जो चट्टान है, तो ये खनिज होता है जो संसाधन होता है, तो ये संसाधन है। साथ में लोहा, लक्कड़, सोना, चांदी जो होता है ये भी संसाधन में आते हैं। यहाँ तक कि ईंटा, पत्थर जो होता है ये हमारा खनिज के अंतर्गत आता है। पेट्रोलियम वगैरह जो कोयला होता है ये हमारा खनिज के अंतर्गत आता है। तो ये आपका अजैव संसाधन हो गया। अजैव संसाधन बिल्कुल याद रखेंगे, अजैव संसाधन, अजैव संसाधन। क्लियर। और ये आपका जैव संसाधन होता है। क्लियर। अगला नंबर देखेंगे। समझ में अगर आते रहे तो बिल्कुल आप लोग लाइक कीजिए और शेयर भी करने की कोशिश कीजिए कि शेयर करें, ठीक है। आगे बढ़ेगा आपका चैनल तो बहुत ही और अच्छे तरीका से अगला वीडियो आपको आने का संभावना बिल्कुल रहेगा कि अच्छे भी से इससे ज्यादा बेहतर से अगला वीडियो भी लाने की कोशिश करेंगे। चलिए उपयोगिता के आधार पे हम लोग जानेंगे कि उपयोगिता के आधार पे संसाधन के प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। और ये बताए आपको कि ये एमवीवीआई में रखेंगे, इसको एमवीवीआई में तो समझ रहे हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखेंगे। क्या कि उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता का मतलब ये समझिए कि उपयोग के आधार पे, यूज करने के आधार पर, यानी कि यूज करने के आधार पे ये हमारा जो संसाधन है कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अगर इसे कुछ देर के लिए हम अगर साइलेंट करते हैं, अगर साइड करते हैं, तो ये समझेंगे कि नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसे एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज करते हैं, वैसा संसाधन जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और वैसा संसाधन जिसे एक बार यूज करने के बाद दोबारा हम प्राप्त नहीं करते, दोबारा यूज नहीं करते, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। बिल्कुल याद रखिए, ये आपका कभी खत्म नहीं होगा और ये आपका खत्म हो जाएगा, एक बार यूज करेंगे खत्म हो जाएगा। तो ये होता है अनवीकरणीय और ये होता है नवीकरणीय संसाधन। अब परिभाषा समझेंगे क्या है नवीकरणीय संसाधन। सुनिएगा, नवी मतलब नया, नवी मतलब क्या होता है नया, करणीय मतलब करना, तो नया करना, बार बार जो नया नया कर रहा है, बार बार नया करने के लिए, यूज करने के लिए नया कर दे रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन। या कह सकते हैं कि वैसा संसाधन जिसे भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा, भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा नवीकृत करता है, नया करना करता है, नया कम करता है, तो नवीकृत करता है या पुनः प्राप्त किए जाते हैं, पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, उसे क्या कहेंगे नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत एवं वन्य और वन्य प्राणी, ये सारे के सारे आ जाते हैं। यानी देख सकते हैं आप, ये जल ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया और सौर ऊर्जा, ये एक बार यूज कीजिए कभी खत्म होगा ही नहीं। जब तक हमारा संसार रहेगा, जब तक संसार में समुद्र रहेगा, समुद्र सूखने वाला नहीं है हमारे पृथ्वी से, क्योंकि हमारे 3 हिस्सा में तो समुद्र का पानी है, तो ये कभी सूखेगा थोड़ी, तो ये नहीं सूखेगा। जब तक पानी रहेगा तब तक हम लोग जल से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे सूर्य जब तक रहेगा, सूरज जब तक रहेगा तब तक हम लोग सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। और जब तक हमारे वायुमंडल में हवा रहेगा तब तक हम लोग वायु पवन चक्की चला करके वायु ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे वायुमंडल में कभी वायु खत्म, हवा खत्म होगा ही नहीं। अगर आपको लगता है कि अगर पेड़ पौधा नहीं लगाएंगे तो हमारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, मान लीजिए कि ऑक्सीजन खत्म होगा, तो ऑक्सीजन खत्म होगा तो ऑक्सीजन के जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड तो आएगा ना, एक चीज जाएगा तो उसके बदले में दूसरा चीज आता है। आपको पता होना चाहिए ऊर्जा कभी खत्म नहीं होता, ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल तय रखिएगा। तो यहाँ पर ऊर्जा बिल्कुल खत्म नहीं होगा, इसे हम दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आपका कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए नवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन है नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। क्लियर। और ये आपका अनवीकरणीय संसाधन में आएगा। अनवीकरणीय संसाधन देखिए क्या बताते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। चलिए एक इस बारे में बताते हैं अनवीकरणीय। देखिए अ का मतलब होता है नहीं, अ का मतलब क्या होता है नहीं, नव मतलब होता है नया और करणीय मतलब करना, नहीं नया करना मतलब एक बार यूज करने के बाद दोबारा नया नहीं करेगा, तो उसे नवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। यानी कि वैसे संसाधन जिसे उपयोग करने के पश्चात मतलब बाद में होता है, तथा ऐसे संसाधन जिन्हें उपयोग करने के पश्चात यानी कि बाद
पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा इसे प्राप्त नहीं कर सकते और ऐसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। यानी कि जैसे में कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, यानी जीवाश्म ईंधन आप कह सकते हैं। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत सारे के सारे चले आते हैं, सारे जीवाश्म ईंधन चलते हैं, कोयला, पेट्रोलियम या कई और चीज होते हैं वो चले आते हैं जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत। अब ये देखिए जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या कई सारे ऐसे चीज है, ये सभी को हम अनवीकरणीय के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल हम लोग आगे चलेंगे, अगला नंबर देखेंगे क्या कहता है, ये सुनिए। कहता है स्वामित्व। स्वामित्व मतलब वही बताए कि इसका मालिक होता है। स्वामित्व के मतलब क्या होता है? मालिक होता है। क्या होता है? मालिक, या कह सकते हैं डायरेक्टली कि बपौती होता है। क्या होता है? यानी किसी क्या एक का हो सकता है, या आप कह सकते हैं किसी का, इसका उसका बाप हो, मालिक हो यानी कि उसका बाप है, यानी कि क्या कह सकते हैं? बाप है। नहीं तो ये याद रखेंगे। अब समझेंगे कि स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे संसाधन है कितने प्रकार के हैं जी? 4 प्रकार के। स्वामित्व के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। स्वामित्व के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के? 4 प्रकार के हैं। कौन कौन एक बताएंगे आपको एक एक करके। क्या पहले स्वामित्व के आधार पे जानेंगे कि व्यक्तिगत संसाधन आता है। पहला नंबर पे कौन आता है? व्यक्तिगत संसाधन। अब व्यक्तिगत संसाधन मतलब व्यक्तिगत, मतलब किसी व्यक्ति की बात कर रहा है, एक व्यक्ति की बात कर रहा है। अब एक व्यक्ति की बात मतलब ये समझिए कि वैसा संसाधन जिसका मालिक एक ही व्यक्ति होता है। जैसे एक पेन मेरा है, तो मेरा पेन है तो इसमें सिर्फ मेरा खुद का है, ये मेरा है, मैं इसे तोड़ दूं या यूज करूं या कुछ भी कर सकता हूं, मैं इसका मालिक हूं। मेरा फोन अगर हो तो इसका मालिक मैं हूं, इसका जो भी कुछ करूं तो मैं केवल खुद मैं ही कर सकता हूं। तो जो या मेरा बोर्ड है, मेरा क्लासरूम है, मेरा घर है, मेरा जो खेत खलिहान हो वो मेरा है। मेरा अगर मैं खेत में फसल उपजा रहा हूँ, क्या चीज का फसल उपजाऊंगा, क्या चीज का नहीं उपजाऊंगा, मेरा खेत है, मैं उपजाऊंगा, उसका मालिक मैं हूँ। जब मालिक सब सारा चीज मैं हूँ तो यानी एक व्यक्ति का अगर हक है, एक व्यक्ति के बाप का है, तब उसका मालिक होगा वो किसके कैटेगरी में आएगा? वो व्यक्तिगत के कैटेगरी में आएगा कि व्यक्तिगत संसाधन होगा। क्या होगा? व्यक्तिगत संसाधन। फिर से व्यक्तिगत संसाधन वैसा संसाधन जो किसी एक या किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, वो व्यक्तिगत संसाधन आता है। परिभाषा में समझेंगे। कहता है कि ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में हो, किसी खास व्यक्ति के अधिकार के क्षेत्र में हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। जैसे भूखंड, भूखंड मतलब खेत होता है, याद रखेंगे। भूखंड के मतलब होता है खेत या जमीन का टुकड़ा होता है। उसके बाद घर, बाग या बगीचा, तालाब या कुआं। यहाँ पर देखिए तालाब हो गया, कुआं हो गया, बाग बगीचा और भूखंड, घर, ये सारे के सारे आपके जो आते हैं ये व्यक्तिगत संसाधन में आते हैं। क्या में आते हैं? व्यक्तिगत संसाधन में आते हैं। क्या आते हैं? व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? दूसरा नंबर जानेंगे। अब दूसरा नंबर आपको बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम आराम से देखिएगा समझ में आता है कि नहीं। सबसे पहले सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक मतलब होता है समाज। सामुदायिक के मतलब क्या होता है? समाज। क्या होता है? समाज। समुदाय के मतलब होता है समाज या समाज। सामुदायिक मतलब कह सकते हैं ग्रुप, समुदाय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ग्रुप कह सकते हैं, समुदाय कह सकते हैं। तो वैसा संसाधन जिसमें एक पूरे समाज का अधिकार होता है, एक व्यक्ति का अधिकार नहीं, पूरा समाज का अधिकार होता है, पूरा समुदाय का, एक ग्रुप का अधिकार होता है, उसे हम सामुदायिक संसाधन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं, बिल्कुल एकदम इसको थोड़ा सा अथी कीजिए, उसके बाद आपको समझाते हैं, इस तरह से समझेंगे। जैसे देखिए एक मंदिर हो और मंदिर का अगर हमको पेंट कराना हो, किसी गांव का एक मंदिर है और मंदिर किसी एक का थोड़ी होता है, पूरा गांव वाले का होता है, और उसको पेंट कराना है, तो उसका पेंट कोई एक व्यक्ति करेगा तो एक व्यक्ति, लेकिन कराने के जो पैसा जो खर्च लगेगा वो एक व्यक्ति नहीं, वो पूरे गांव से कुछ कुछ रुपया लेकर के चंदा क्या आता है। चंदा का मतलब ये कह सकते हैं कि पूरा गांव मिलकर कुछ कुछ रुपये को सहयोग करता है, उसको हम चंदा कह सकते हैं। तो वो करता है और उससे जो पैसा इकट्ठा होता है उससे एक व्यक्ति उसको क्या करता है, दुकान से चूना लाता है और ला करके उसका पेंट करता है, यानी चूना से उसका अथी कर देता है, उसको नया करता है। तो इस तरह से जब करते हैं तो वो पूरा समुदाय का हो गया। या उसको अगर तोड़ना हो तो एक व्यक्ति जाकर के तोड़ देगा, पूरा गांव वाला उसको मारना शुरू कर देगा, क्योंकि उसका पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि वो जो है उसका अकेले का नहीं है, उसमें सारे समुदाय के लोगों का है। और उसका जो देख रेख जो करता है वो गांव के ही कोई व्यक्ति, सभी मिलकर के एक व्यक्ति को चुनते हैं कि ये देखभाल इसका करेगा, तो वो उसका होता है। या स्कूल हो, कोई बड़ा स्कूल हो, यानी पूरे गांव का, या सामुदायिक भवन हो, या किसी फील्ड हो, कोई गांव के फील्ड हो या श्मशान हो,
जिसको कह सकते हैं शमशान। तो किसी गांव का अगर हो तो ये सारे चीज उसमें आता है, क्या चीज में, सामुदायिक में। क्या में आता है, सामुदायिक में। जैसे देख हम कह सकते हैं सामुदायिक भवन हो, फील्ड हो, या मंदिर या मस्जिद, कोई भी हो सकता है। शमशान भी होता है, ये इसी के अंतर्गत आता है। यहाँ तक पार्क भी इसी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर, समझेंगे इसका परिभाषा। सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, तो ऐसे संसाधन जो किसी खास समुदाय के अधिकार क्षेत्र में होता है। ऐसे संसाधन जो किसी खास समुदाय के अधिकार में होगा, सामुदायिक संसाधन। और किसी खास क्या व्यक्ति के अधिकार में आता है तो व्यक्तिगत संसाधन। किसी खास व्यक्ति के अधिकार में आता है तो व्यक्तिगत संसाधन, और किसी खास समुदाय के अधिकार में आएगा उसे क्या बोलेंगे, सामुदायिक संसाधन कहेंगे। क्या बोलते हैं, सामुदायिक संसाधन। जैसे एग्जांपल में कि गांव के चारण भूमि, अब गांव में चराने वाला जो जमीन होता है उसमें सभी लोग जाकर के गाय चराता है, तो वो चारण भूमि जो होता है वो गांव के पूरे लोगों का होता है और पूरे लोग जाते हैं चराने के लिए। तो ये हो जाता है पूरे गांव का होता है। साथ में श्मशान यानी शमशान होता है, मंदिर होता है, और क्या होता है, मस्जिद। ये सारे के सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। साथ में सामुदायिक भवन जो होते हैं, तालाब होते हैं, खेल के मैदान, ये सारे के सारे सामुदायिक में ही आते हैं। क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। चलिए ये दो को तो हम लोग जान गए किसके, स्वामित्व के आधार पे। अब तीसरा नंबर जानेंगे। तीसरा है राष्ट्रीय और चौथा है अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय के बारे में जानेंगे तो ये देखिए कि राष्ट्रीय के बारे में क्या है। राष्ट्रीय का मतलब ये देखिए, राष्ट्रीय मतलब देश होता है। राष्ट्र मतलब क्या होता है, देश। ये बिल्कुल याद रखेंगे कि राष्ट्र मतलब देश होता है या राष्ट्र, राष्ट्र कहिए या देश कहिए, दोनों एकदम सेम चीज है। देखिए वैसा संसाधन जिसमें पूरे देश के अंतर्गत आने वाले, देश के अंदर आने वाले जो सारे संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कह सकते हैं। जैसे देश के अंदर आने वाले जितना संसाधन आएगा सारे के सारे राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। अब कैसे, कौन कौन चीज, एक सुई रहे, सुई से लेकर के तलवार तक, सुई से लेकर के तलवार तक, और एक रुई से लेकर के धागा, एक धागा से लेकर के पूरा चादर तक, या कोई भी बात हो जाए, यानी कि यहाँ तक स्कूल कॉलेज से लेकर के सड़क वगैरह सारे चीज जो आते हैं जो देश के अंदर हो, उन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। आपको एक बात और इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे देश के बाहर जो समुद्री इलाका होता है, तो समुद्र हमारे देश के सीमा से, देश के क्या चीज से, सीमा से, देश के हमारी जो सीमा है, सीमा के बाहर 200 किलोमीटर तक, कितना किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक के दूरी जो होता है, बीच वाला जो हिस्सा 200 किलोमीटर वाले जो समुद्र के जो हिस्सा होता है, वो भी राष्ट्रीय के अंतर्गत आते हैं। क्या के अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। कौन, हमारे देश के बाद, हमारे देश के बाद जो समुद्री इलाका होता है वो सारे के सारे क्या आता है, समुद्री इलाका के अंतर्गत जो जितना आते हैं 200 किलोमीटर के अंतर्गत, वो सारे के सारे राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। जैसे हम बताते हैं कि कोई भी देश हमारा जो हो, तो देश के आप 200 किलोमीटर या 150 किलोमीटर के अंतर्गत अगर सोना चांदी कुछ निकल जाता है तो वो उसका हो जाता है, यानी देश का होता है। या ये कह सकते हैं कि हमारे देश में हमारा अगर कोई जमीन है, मान लीजिए 2 बीघा 4 बीघा जमीन है, और उस पे अगर सोना मिल जाता है, सोना निकलता है 10 किलो 5 किलो अगर सोना मिलता है, वो भी हमारा देश का होता है। क्योंकि जैसे आपको मिलेगा, और आप सोचिए कि हम रख लें, और जैसे अगर अथी न्यूज मिलेगा किसी मीडिया वाले को या किसी नेता को या किसी सरकारी कर्मचारी ऑफिसर को अगर मिलता है, वो कब्जा आपका हो जाएगा। आपके पहले जिस दिन मिलेगा उस दिन जैसे आपका मिलेगा उसी पर छापा पड़ जाएगा। और जितना आइलैंड, यानी कि आइलैंड जो होता है ना, हमारे देश के 200 किलोमीटर के अंतर्गत आने वाले जितने आइलैंड, वो सारे के सारे उस देश के राष्ट्रीय जो होते हैं, वो देश के क्या होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि वो देश के आते हैं, यानी कि वो देश का खुद का होता है। क्लियर। चलिए एक चीज था हमारे देश में बताया कि किसी के खेत में या किसी के जमीन में अगर सोना चांदी कुछ भी अगर मिलता है या तेल वगैरह काहे नहीं मिल जाए, वो सारे के सारे देश का ही होता है, राष्ट्रीय होता है। क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत है। राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत हमारा कॉलेज हो जाए, रोड हो जाए, या कोई भी स्कूल कॉलेज वगैरह होता है, ये सारे के सारे आते हैं। क्लियर। चलिए आगे हम लोग जानेंगे अंतरराष्ट्रीय में। तो बिल्कुल इससे समझना, ये अगर समझ में आ गया तो ये समझना कोई बड़ी बात नहीं है। ये समझिए कि किसी भी देश के सीमा से, किसी भी देश के सीमा से 200 किलोमीटर के दूरी, 200 किलोमीटर के दूरी, यानी 200 किलोमीटर समुद्र को छोड़ करके बाकी के जो एरिया होगा वो अंतरराष्ट्रीय के अंतर्गत आता है। मान लीजिए ये हमारा देश के सीमा है, ये हमारा भारत है बाबू, भारत के सीमा है, भारत के क्या है,
सीमा, सीमा से 200 किलोमीटर की इतना होता है, ए एरिया होता है, तो ए एरिया होता है अंतरराष्ट्रीय। लेकिन इसके जो बाद वाला जो एरिया जो देख रहे हैं सारे के सारे अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। हमारे देश नहीं, किसी भी देश हो, और किसी भी देश के से 200 किलोमीटर का दूरी समुद्री इलाका, 200 किलोमीटर के जो समुद्री इलाका को छोड़कर बाकी जितना इलाका होता है वो सारे के सारे अंतरराष्ट्रीय के अंतर्गत आते हैं। तो वो सारे के सारे अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो जाते हैं। क्लियर? समझ में आया? चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, जो देखेंगे अब कहता है कि विकास, जो अभी बताए थे कि विकास का मतलब क्या होता है? ग्रो होता है, विकास करना होता है, वृद्धि करना होता है। तो विकास के स्तर पर संसाधन 4 प्रकार में बांटा गया है। संसाधन कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। और चारों के बारे में जानेंगे, एक के बारे में हम जानते हैं कि एक को तुम बिल्कुल आराम जानेंगे। पहला है संभावी संसाधन। संभावी मतलब संभावना हो। कोई कहता है ना कि लगता है कि बारिश होने की संभावना है या कोई काम होने की संभावना। संभावना मतलब ये आगे भविष्य में हो सकता है कि कुछ देर के बाद हो या ना भी हो सकता है, हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। अगर कोई कहे कि बारिश होने की संभावना है तो ऐसा नहीं कि बारिश होगा ही होगा, ना भी हो सकता है। बदरी लगा हुआ है तो कभी कभी काला बादल लगने के बाद तो ही बारिश नहीं हो पाता है। तो इस तरह से कहते हैं कि यानी कि हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। संभावना है आगे भविष्य में उपयोग करने का। तो वैसा संसाधन जिसे हम भविष्य में आगे उपयोग कर सकते हैं ये तो उसे हम संभावी संसाधन कहेंगे। परिभाषा समझेंगे तो ये कहता है कि ऐसे संसाधन, संभावी संसाधन में कि ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र के विशेष में, किसी विशेष क्षेत्र में, यानी कि कह समझिए किसी विशेष, जैसे हिमालय के तराई है, हिमालय के तराई में कई सारे सोना, सुनने में आता है कि कई सारे सोना चांदी वहां पर रखा हुआ है, कई सारे वहां पर खनिज है जो उसके अंदर छिपा हुआ है, उसको निकालना है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये समझिए कि किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं, और उसे उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है। उसे उपयोग में लाए जाने की क्या होती है? संभावना होती है। तो उसे हम संभावी संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे? संभावी संसाधन। अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि भविष्य में हम आगे यूज करें, तो उसे हम संभावी संसाधन बोलेंगे। जैसे देखिए ये हमारा हिमालय पड़ा है और हिमालय में कई सारे सोना चांदी आपको सब चीज मिल जाते हैं और उसे भविष्य में यूज करेंगे। अभी तो हम लोग नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमें अभी उसका हमको पता ही नहीं चला है। आगे अगर खोज खबर हो, पता चले, तो उसके अंदर से निकाला जाए क्योंकि हिमालय है, बहुत बड़ा है। अब किधर किस कोना पर कितना क्या चीज है ये हमें तो थोड़ी पता है। तो वहां पर खुदाई किया जाए, खुदाई खनन करने के बाद वो चीज मिल सकता है या न भी मिल सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं। तो जो मिल सकता है, होने की गारंटी हो या ना भी हो, तो उसे हम संभावित संसाधन के अंतर्गत ही रखते हैं। यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं। क्लियर? चलिए इसमें हम आपको समझाते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र में, हिमालय के क्षेत्र में खनिज है, अब उसको हम अधिक गहराई में है कि कम गहराई में उसको खनन करेंगे तब मिलेगा। कहता है जिसका उत्खनन यानी खनन करने से अधिक गहराई होने के कारण दुर्गम और महंगा पड़ जाएगा। मान लीजिए किसी क्षेत्र में अगर सोना है और उसको निकाल रहे हैं, मान लीजिए कि 2 किलो सोना है, 2 लाख के अगर सोना है और उसको निकाल रहे हैं, हम निकालेंगे और उसमें 3 लाख 4 लाख रुपया उसका हमको क्या पड़ जाएगा? कॉस्ट पड़ जाएगा, निकालने का खर्चा पड़ जाएगा। तो वो सोना हमारे लिए महंगा पड़ जाएगा, इसीलिए हम लोग नहीं निकाल पाते। और ये हमारा जो है कितना गहराई में ये चीज है तो हमारे निकालने में ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। हो सकता है कि मिले या ना भी मिले, तो इस तरह से कहते हैं। कहता है कि महंगा पड़ जाता है। उसी प्रकार से राजस्थान के नाम सुने होंगे आप लोग। तो राजस्थान यानी कि राजस्थान में बहुत गर्म इलाका है और बहुत ठंडा भी इलाका आपको कह सकते हैं कि जितना ज्यादा गर्म है, दिन में यहाँ गर्मी जितना होता है उतना ही ज्यादा रात में यहाँ पर ठंडा भी पड़ता है। तो एक गर्मी इलाका है, गर्म इलाका। अब यहाँ पर अगर सोलर पैनल या पवन चक्की अगर लगाया जाए तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में हमें ऊर्जा प्राप्त हो सकता है, विद्युत निकल सकता है। लेकिन ये भी हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो पवन ऊर्जा ये सब कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी लगाएंगे तो लगाएंगे 10 रुपया लगाएंगे, 10 रुपया की चीज हमको प्राप्त होगा, 20 रुपया खर्चा आ जाएगा। यानी हम लोग कहते हैं ना कि आमदनी अठनी और खर्चा रुपया। आमदनी अठनी है, इसमें से निकलेगा 8 आना और खर्चा हो जाएगा 1 रुपया। तो ये हमारा दिक्कत हो जाता है ना। अब देखिए सुने होंगे कभी एगो गाना आया था कि 10 लाख के नौकरी या 20 लाख के साड़ी आंगनबाड़ी करके, सुने होंगे। तो ये सब की तरह आप सुनेंगे। तो ये चीज होता है जो संभावित संसाधन के अंतर्गत आता है, जिसे हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं, आगे भविष्य में यूज कर सकते हैं।
चलिए आगे हम लोग देखेंगे, एक दूसरा नंबर में है, क्या है कि विकसित संसाधन। क्या है? विकसित संसाधन। विकसित संसाधन किसे कहेंगे? जो हम आपको बताते हैं कि किसी भी चीज को आगे ग्रो करे, विकास करता है। क्या करता है? ग्रो करता है, आगे विकास करता है, उसे हम कहेंगे। यानी कह सकते हैं कि ऐसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण के पश्चात सर्वेक्षण करें और सर्वेक्षण के बाद उसको उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता के निर्धारण हो चुका है। यानी कि किसी के, जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोल के देखिए, पहले पेट्रोल बिल्कुल कोई चाहता ही नहीं था कि पेट्रोल होता है, लेकिन जब पेट्रोल की मात्रा आया और पेट्रोल के बारे में इतना अब ज्यादा बढ़ गया है कि लोग पेट्रोल के सिर्फ नाम सुनते हैं तो पता चलता है कि लगता है यहाँ पर पेट्रोल है, या पेट्रोल को देखेंगे पानी की तरह, अगर कच्चा माल भी देखते हैं तो नहीं, पेट्रोल निकल गया ये पेट्रोल की तरह। तो ये इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि पेट्रोल का बिल्कुल बहुत ज्यादा विकास हो चुका है। पेट्रोल क्या हो चुका है? विकास हो चुका है कि अगर बिल्कुल आप सूंघिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर लगता है कि ये चीज है। तो कोयला, पेट्रोल वगैरह इतना विकास कर चुका है, तो कहता है कि एक विकास में, विकसित में आता है, तो इसी को कहेंगे विकसित संसाधन। यानी ऐसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण, सर्वेक्षण मतलब जांच पड़ताल कहते हैं। सर्वेक्षण किसको बोलेंगे? जांच पड़ताल। पता है, वैसे संसाधन जिसका जांच पड़ताल के बाद उपयोग में अगर मात्रा जो है या गुणवत्ता के आधार पे, मात्रा के आधार पे या गुणवत्ता, मान लीजिए कि अगर कहीं पे 100 रुपया की चीज है, हमको 200 रुपया में मिल रहा है, ये तो वो महंगा पड़ जाएगा। लेकिन 100 रुपया की चीज अगर 50 रुपया मिल रहा है तो हमें क्या मिल रहा है? मात्रा बिल्कुल ज्यादा मिल रहा है। और मान लीजिए कि कहीं पर अगर 2 किलो अगर खर्चा है और हमें 3 किलो 4 किलो अगर मिल रहा है, बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो इस तरह से जितना जरूरत हो उतना अगर मिल रहा है तो, या उससे ज्यादा भी मिल रहा है और उसका यूज हम लोग कर रहे हैं, तो मात्रा के आधार पर। गुणवत्ता मतलब क्वालिटी जिसको बोलते हैं। गुणवत्ता का मतलब क्या होता है? क्वालिटी। अगर मान लीजिए कोयला तो सभी जगह है, लेकिन सभी जगह एक समान की कोयला नहीं है। कहीं पे कोयला की क्वालिटी बहुत अच्छा है, कहीं पे कोयला की क्वालिटी बहुत खराब है। तो ये इसके आधार पे भी हम इसका यूज कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। इन सभी के आधार पे यानी कह सकते हैं कोयला, पेट्रोलियम यानी कि जीवाश्म ईंधन सारे के सारे आ जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे भंडारण। भंडारण के नाम से सुन से लग रहा है कि भंडारण कर रहा है, संचय कर रहा है। क्या कर रहा है? भंडारण कर रहा है, संचय कर रहा है, जमा कर रहा है। जैसे हमारा पैसों का जो भंडारण करता है वो बैंक है, पैसों का भंडारण करता है वो बैंक है। अनाज का जो भंडारण करता है, जिसको कह सकते हैं कि कोठी, हमारे घर में जो कोठी होता है वो अनाज का भंडारण करता है। तो उस तरह से भंडारण करने। अब संसाधन में भंडारण कर रहा है, जिसके बारे में जानेंगे कि भंडार संसाधन। कौन सा संसाधन? भंडार संसाधन। तो ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध हो, वैसे संसाधन जो पर्यावरण में क्या हो? उपलब्ध हो, तथा आवश्यकताओं को पूर्ति में सक्षम है। आवश्यकता को जितना हमको जरूरत है उतना हम लोग यूज कर ले रहे हैं उसके आधार पे, या जिन्हें उच्च तकनीक से उपयोग में ला सकते हैं। उच्च तकनीक, अगर कई सारे मशीन आ जाएंगे और उसको उपयोग में हम ला सकते हैं, अभी ला नहीं रहे, ला सकते हैं, तो उसे हम भंडार कहते हैं, भंडार संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे? भंडार संसाधन कहेंगे। जैसे जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों के यौगिक से बनता है। अगर हमारे पास ऑक्सीजन है और क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, दोनों अगर है तो इसको हम अति करेंगे, यानी कि उसको क्या कहेंगे? अभिक्रिया कराएंगे। तो अभिक्रिया करने के बाद जो यौगिक बनता है वो हमारा जल होता है। क्या होता है? जल होता है। उसके साथ में हम लोग जानेंगे कि जिसमें ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता छिपी है। इसमें ऊर्जा के क्या है? असीम, यानी बहुत ज्यादा क्या छिपी हुई है? असीम माने बहुत ज्यादा क्षमता छिपी हुई है। लेकिन उच्च तकनीक के अभाव से हम ऐसे संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर? चलिए, ये हमारा जो चीज था कोयला वगैरह सब के बारे में, जो पानी अति हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन के दोनों के अगर अति करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा पानी मिलता है, ये सारा चीज आपको मिलता है। चलिए हम अगला नंबर देखेंगे। अगला नंबर क्या है ये सुनिएंगे। अगला नंबर ये आपको चौथा नंबर ये आपका लास्ट संसाधन के प्रकार में आता है, यानी कि संचय कोष संसाधन। संचय कोष संसाधन। अब समझिए संचय कोष संसाधन में कौन आता है? तो ऐसे संसाधन जो भंडारण संसाधन, भंडारण संसाधन के ही अंश है, भंडार संसाधन के ही अंश है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? संचय संसाधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संचय संसाधन। संचय मतलब संचय करना, भंडार करना, उसी का एक अंश है। कहेंगे कि जिसे उपलब्ध तकनीक से, उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जाता है। यानी उपलब्ध तकनीक के आधार पर उसे क्या मिला सकता है? क्या लगता है? उसे संचित संसाधन, इसे हम उपयोग में ला सकते हैं और इसका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। यानी कि अभी इसका यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं, भविष्य में आगे हम यूज करेंगे। तो ये भविष्य में आगे हम यूज कर सकते हैं। ये भविष्य की पूंजी है। इसे क्या कहेंगे? कि ये भविष्य की पूंजी है, यानी कि हमारे संपत्ति है भविष्य की। जैसे नदी जल,
नदी का जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त हो सकता है। जैसे आप कह सकते हैं समुद्री जल, वैसे समुद्री जल हम लोग अभी यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में कई सारे ऐसे उपकरण आ जाएंगे तो समुद्री जल जो खारा जल है उसे मीठा में परिवर्तित करके हम लोग पीने के लिए भी यूज करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संचित जल में आ जाएगा, यानी कि संचित कोष में आ जाएगा, संचित संसाधन में आ जाएंगे। क्लियर, चलिए ये हमारा हो गया। जैसे देखिए नदी का जो जल हो गया, इसे नदी के जल को हम लोग जमा करके यानी कि डैम बना करके जमा करेंगे और डैम बनाकर जमा करके इस बिजली बनाने में उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारे संसाधन आते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। ये आपके लिए वीवीआई में रखिए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि एक सरहा क्वेश्चन पूछा है और हो सकता है कि आगे भी आपसे क्वेश्चन पूछे, इसलिए याद रखेंगे। क्योंकि इसमें जो मेन चीज होगा वो आपको बताते चलेंगे। कहता संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। पहले समझिएगा, संसाधन नियोजन के मतलब क्या होता है जी, समझिए। नियोजन मतलब इसे अच्छी तरह से उपयोग में लाना, यानी जितना जरूरत हो उतना ही यूज करते हैं, उसे हम कहेंगे नियोजन। यानी नियोजित करते हैं, बचाव करते हैं। क्या करते हैं, नियोजित करते हैं यानी कि बचाव करते हैं, उसे हम लोग संसाधन नियोजन कहेंगे। अब नियोजन देखिए, संसाधन का विवेकपूर्ण यानी कि जितना जरूरत हो उतना ही यूज करेंगे, उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाएगा। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। अब सोचिए कोई भी देश में अगर पानी का बचाव करेंगे तो पानी को लाने में कम खर्चा होगा, तो हमारा देश का क्या होगा, उन्नति होगा, विकास करेगा, ग्रो करेगा। क्या करेगा, हमारा देश का जो आर्थिक स्थिति में ग्रो करेगा। यानी पानी नहीं, यहाँ तक तेल और कई सारे ऐसे चीज होते हैं जिसका हम लोग बचाव करेंगे। जितना जरूरत होगा उतना आवश्यकता के अनुसार ही खर्चा करेंगे, उसके हिसाब से हमारा देश भी क्या होगा, ग्रो करेगा, आगे विकास करेगा, विकसित होगा। क्लियर। आगे अगर इसके बारे में जाने, जैसे भारत को इसके लिए बहुत जरूरी है ये बचाव करने के लिए, यानी कि जमा करके रखने के लिए, है ना, जमा करके रखेंगे तो होगा। यानी कि पेट्रोल इसके लिए भी मुख्य अति हो सकता है, क्योंकि पेट्रोल हम लोग दूसरे देश से खरीद रहे हैं और हमारे देश में अगर पेट्रोल की कमी मान खर्च को कमी कर दिया जाए तो हमारे देश दूसरे देश से कम खरीदना पड़ेगा और दूसरे देश को पैसा हम कम दे पाएंगे। क्लियर, तो हमारा देश आगे वृद्धि करेगा। देखिए इसमें आता है जो सबसे पहली बात कि भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल मतलब सबसे कठिन प्रक्रिया है। क्या है ये सुनेंगे। कहता कि संसाधन नियोजन के सोपाने को नम्र रूप में बांट करके अध्ययन किया गया, यानी कई प्रकार के इसको अलग अलग विभक्ति में बांट दिया है कि इसको कैसे कैसे यूज करके हम संसाधन का नियोजन कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। जो पहला आता है क्या कि देश के विभिन्न यानी कि अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग प्रदेश मतलब राज्य समझिए कि अलग अलग राज्यों में संसाधन की पहचान करने के सर्वेक्षण, यानी कि अलग अलग राज्यों में जाइए और सभी संसाधन का उसमें जांच पड़ताल कीजिए कि किस देश में किस राज्य में कितना संसाधन और कौन सा संसाधन कितना है और उसका यूज कितना हो रहा है, कितना बचा हुआ है, और जहां पे यूज कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है या जहां पर कमी हो रहा है वहां पर ले जाके वहां पर देना, ये सारे का सर्वेक्षण करना बिल्कुल जरूरी है। क्या चीज के बारे में, संसाधन के बारे में। आगे हम लोग जानेंगे कि सर्वेक्षण यानी जांच पड़ताल जब हो जाए तो जांच पड़ताल करने के बाद उसका मानचित्र तैयार करें, यानी कि नक्शा पर दर्शाएं कि यहाँ पर इतना मात्रा में संसाधन नहीं बच रहा है और यहाँ पर इतना ये संसाधन नहीं है, कौन कौन जगह पे कौन कौन संसाधन मौजूद है और कौन कौन संसाधन मौजूद नहीं है, इसके बारे में कहता है कि सर्वेक्षण यानी जांच पड़ताल करने के बाद एक मानचित्र पर वो दर्शाया जाए एवं संसाधनों का गुणात्मक मतलब उसका क्वालिटी वगैरह सब होता है ना, ये सारे चीज के बारे में बताया जाए। गुणात्मक और मात्रात्मक मतलब ये समझते हैं, गुणात्मक मतलब क्वालिटी, मात्रात्मक मतलब क्वांटिटी। ये कहता है कि कितना है, यानी कि कितना मात्रा में ये चीज है और कितने क्वालिटी के आधार पे है। तो ये गुणात्मक जो है ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के आधार पे इसका मापन आकलन करना बिल्कुल जरूरी है। क्लियर। आगे हम लोग देखेंगे तो संसाधन विकास योजनाओं को मूर्त रूप से देने के लिए उपयुक्त यानी प्रौद्योगिकी कौशल एवं संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार करना, यानी कि रूपरेखा तैयार करना कि कितना हमको, इतना हमारे पास है तो हमको इतना ही खर्च करना है, ये बात को बिल्कुल दर्शाना और सबको बताना जरूरी है। साथ में कहता है कि राष्ट्रीय विकास योजना में, राष्ट्रीय यानी कि देश के विकास के लिए एक योजना बनाना चाहिए और साथ में संसाधन के विकास में भी योजना, क्योंकि संसाधन बचेगा तो हमारा देश बढ़ेगा और ये दोनों के बीच जो आता है उन सभी समन्वय का, सभी का जो नियम होता है उन सबको बिल्कुल स्थापित करना जरूरी है।
क्लियर। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, समझ में बिल्कुल आपको आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि आगे भी आएगा समझ में, बिल्कुल तो आराम आराम से क्योंकि चल रहे हैं। अब देखेंगे, देखिए संसाधनों का संरक्षण, संरक्षण मतलब बचाव होता है, यह भी समझेंगे। संसाधनों का बचाव संरक्षण कहेंगे, क्या होता है जी सुनिए। कहता सभ्य एवं संस्कृति के विकास में, सभ्य एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। हमारा संस्कृति कैसा है, संस्कृति के आधार पर कैसे हम अपने संसाधनों का दुरुपयोग या उपयोग कर रहे हैं, ये हमारा सबसे अहम भूमिका होता है जो निभाती है। कहता किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण, अविवेकपूर्ण मतलब बढ़िया से इसका उपयोग नहीं करना अविवेकपूर्ण होता है। कहता है अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध प्रकार के सामाजिक और आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देती है। अगर बढ़िया से हम संसाधन का यूज नहीं करेंगे, बेकार ढंग से अगर संसाधन का यूज उपयोग करते हैं, तो हमारे देश के आर्थिक, संस्कृति, सभी चीजों से ये हमारा बेकार प्रभाव डालता है। यानी कि ज्यादातर क्या होगा, ये समस्या का उत्पन्न करेगा, क्या जन्म देगा, समस्याओं का ज्यादा उत्पन्न करेगा, जन्म देता है। क्लियर। ये आपका देखिए, सबसे पहले आपको VVI में ये भी आपको डालेंगे, क्या चीज है, जो संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। ये संसाधन संरक्षण जो कहलाता है, क्या कहलाता है, संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाएगा। क्लियर। तो ये बिल्कुल याद रखिए। आगे हम लोग जानेंगे सतत, सतत मतलब कह सकते हैं हमेशा, सतत में क्या मतलब क्या होता है, हमेशा। अब कहता है कि हमेशा विकास की अवधारणा करना, कहता है हमेशा विकास की अवधारणा। अब क्या होता है कि संसाधन मनुष्य के जीवन, संसाधन जो है मनुष्य के जीवन का आधार है, संसाधन मनुष्य के जीवन। अब हमारे पास संसाधन नहीं रहेगा, हम जीवन कैसे जी पाएंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास आग नहीं रहता, हम लोग कोई चीज पका नहीं पाते, हमारे पास अगर बर्तन नहीं रहेगा, गिलास लोटा थाली अगर नहीं रहेगा, पीने वाला सामान, तो पानी कैसे पिए, बिल्कुल शुरू से पीते थे। लेकिन अब हम लोग दूर कहीं ढेर बहुत ज्यादा दूर पे पानी हो, फिर भी हम लोग नल हैंडपंप के द्वारा हम लोग जमीन के अंदर से भी पानी का यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारा संसाधन है। और संसाधन के कारण ही हमारा जीवन जो है इतना सरल और सुगम बन चुका है, इतना आलीशान जो है वो हमारे संसाधन के यूज के ही कारण हुआ है। तो कहता है कि संसाधन जो है ये मनुष्य का जीवन का आधार है। जीवन में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास अवधारणा आवश्यक है। हम लोग के जीवन के गुणवत्ता को, जीवन का जो गुण चल रहा है, इसको बनाए रखने के लिए संसाधन का अवधारणा है और सतत हमेशा विकास करने के लिए ये भी चीज अति आवश्यक यानी बहुत ज्यादा जरूरी है। कहता संसाधन प्रकृति के द्वारा उपहार है। संसाधन जो है हमें प्रकृति ने उपहार दिया, गिफ्ट दिया है, हमें भगवान ने ये क्या दिए है, संसाधन के रूप में गिफ्ट दिए है, हमें उपहार दिए हैं। आगे अगर हम जाने तो इसका अवधारणा, इसका हम मानव जो है अंधाधुन दोहन कर रहा है, अंधाधुन इसका उपयोग कर रहा है, जिसके वजह से इसमें कमी आ रही है और ये हमें आगे चल के जानलेवा भी हो सकता है। ज्यादा अगर कमी हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, जानलेवा भी हो सकता है। तो कहता है कि अंधाधुन दोहन कर रहा है, जिसके कारण पर्यावरण के में समस्याएं उत्पन्न हो गई है। पर्यावरण में क्या हो गई है, समस्या उत्पन्न हुई। कौन कौन से समस्या हुआ है कि स्वार्थ के विभूषण वशीभूत होकर के संसाधनों का विवेकहीन दोहन किया गया है और इसी के कारण से हमारे ओजोन परत में क्षय हो रहा है, यानी कि छेद होने की संभावना। कई सारी चीज है जो देखेंगे कि क्या है, जो सुनिए। कहता कि संसाधनों के विवेकहीन दोहन से भूमंडलीय ताप में अलग गड़बड़ हो रहा है। भूमंडलीय हमारी धरती का तापमान कभी ऊंच कभी नीच कभी कुछ हो रहा है। तो ये हमारे किसके कारण हो रहा है, पर्यावरण को बिल्कुल बेकार होने के कारण हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित होने के कारण हो रहा है। यानी तक कि ओजोन परत जो है उसमें भी छेद हो रहा है, साथ में पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, ये हमारा मृदा क्षरण हो रहा है, मृदा का कटाव बहुत ज्यादा तेजी हो रहा है। साथ में भूमि विस्थापन, यानी कि भूमि एक जगह से कट करके कई दूसरे जगह चले जाते हैं। हमारा देश है, हमारा जो भारत है, ये दूसरे जगह से कट करके टूट करके और हमारा कहाँ एशिया महादेश में आकर के मिल गया और जिसके वजह से एक वलय हुआ और उससे हमारा हिमालय पहाड़ बना। तो इसमें भी होता है कि कटाव होता है। यहाँ तक कि आगे अगर हम लोग जाने तो अम्लीय वर्षा इसमें होता है, साथ में असमय ऋतु परिवर्तन, यानी कि समय पर, जैसे ठंडा के दिन है तो ठंडा में आपको गर्मी महसूस होने लगेगा, गर्मी के दिन में आपको बरसात महसूस होने लगा, यानी समय पर बारिश ना होना या होना ही नहीं। तो ये सारी चीज समस्याएं आपको जो संकट आना पृथ्वी पर आ गई है। कहता कि अगर ऐसे ही साधनों का दोहन चलता रहा तो पृथ्वी का जल संसाधन का हो जाएगा विकास, यानी पृथ्वी पर से जीवों का नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा।
क्लियर, ये बात करता है। साथ में आगे कहता है कि जीवन लौटने के लिए, जीवन को लौटाने के लिए संसाधनों का नियोजित उपयोग होना आवश्यक है। नियोजित मतलब बचाव, यानी कि जैसे जरूरत हो, जरूरत के हिसाब से इसका उपयोग करना बिल्कुल जरूरी है। कहता है कि पर इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए हुए, पर्यावरण को बिल्कुल क्षति नहीं पहुंचाएंगे, अब बिना क्षति पहुंचाए हुए भविष्य के आवश्यकताओं को हम लोग मजेदार मतलब मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। यानी बढ़िया से अगर पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए और अच्छे से अगर जिंदगी काटे, जितना जरूरत हो उतना ही करे, तो आगे का मजा भी हम लोग अच्छे तरह से ले सकते हैं। और आगे कई, यानी कि जितना हमारा जिंदगी हो, जिंदगी को अपने बढ़ा सकते हैं। यानी 10 दिन की जिंदगी है उसको हम 12 दिन 15 दिन कर सकते हैं, क्योंकि प्रदूषण पोल्यूशन वगैरह सारा चीज अगर नहीं रहे तब। आगे कहता है कि ऐसे ही धारणा जो है सतत मतलब हमेशा विकास कही जाती है। ऐसे ही धारणा जो है कई हम लोग यूज करेंगे तो सतत विकास कही जाएगी। इससे वर्तमान विकास के साथ भविष्य भी सुरक्षित रहती है। इससे वर्तमान में तो विकास होगा ही, साथ में भविष्य भी हमारा क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगी। क्लियर, चलिए ये इतना ही था, आगे आपका नहीं है। चलिए, इसके लिए आप लोग का धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। और आप सबको बिल्कुल ये बताएंगे कि ये हमारा बिल्कुल एक्सरसाइज का ट्रेलर है। ये हमारे एक्सरसाइज का क्या है, आप कह सकते हैं ट्रेलर, बिल्कुल हमारे एक्सरसाइज का ट्रेलर है। अभी तो पूरी फिल्म बाकी है, आगे का मजा हम लोग बिल्कुल होशो हवास में और बहुत ही मजेदार हिस्सों में लेंगे। और वीडियो के साथ साथ, फोटो के साथ साथ आपको बिल्कुल दिखाएंगे, चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे हर एक पार्ट। चलिए, बिल्कुल जोश से अगले वीडियो का इंतजार करते हैं और अगला वीडियो पढ़ने के लिए तैयारी में लग जाते हैं। इसको बिल्कुल अगर किसी में डाउट हो तो दोबारा देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए बिल्कुल हमें संपर्क कीजिएगा, हमारे बायोडाटा वाला में आ जाइएगा, उसमें आपको पीडीएफ का जो नंबर हो, व्हाट्सअप नंबर आपको या व्हाट्सअप लिंक भी मिल जाता है, उससे आप बिल्कुल पीडीएफ भी मंगवा सकते हैं, या हमारे पास जो निकाला हुआ उसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।